नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर आप मेवाड़ राजवंश के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश में जो शासन किया है वो किया है गोहिल वंश ने। यानी कि मेवाड़ में जो शासन माना जाता है वो शासन किसका माना जाता है? गोहिल वंश का। किसका? गोहिल वंश का। ठीक है। और गोहिल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो गोहिल वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं गुहादित्य। कौन माने जाते हैं? गुहादित्य। ठीक है। गुहादित्य के पिता और माता कौन है? तो इनके जो पिता हैं वो पिता हैं कौन? शिलादित्य। शिलादित्य। और माता है इनकी, माता कौन है? तो पुष्पावती। पुष्पावती। ठीक है। इन्होंने जो स्थापना की है मेवाड़ में गोहिल वंश की, वो कब की है? तो 566 ईस्वी में। कब की है? 566 ईस्वी में। कुछ रोचक कहानियाँ भी है, लेकिन उन कहानियों पे हम नहीं जाएंगे। अपने जो मेन टॉपिक है उसी पर रहते हैं हम। तो गोहिल वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं गुहादित्य। और कब की है इन्होंने स्थापना? 566 ईस्वी में। गोहिल वंश के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तो वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? काल भोज। कौन माने जाते हैं? काल भोज। तो गोहिल वंश के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं काल भोज माने जाते हैं। और काल भोज को ही हम क्या कहते हैं? बप्पा रावल। क्या कहते हैं? बप्पा रावल। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर वास्तविक संस्थापक में बप्पा रावल नाम आना चाहिए था, लेकिन आपने काल भोज क्यों लिखा? तो बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम है वो है काल भोज। बप्पा रावल तो इनकी उपाधि है, और ये उपाधि किसने दी है? तो काल भोज के जो गुरु हैं हारित ऋषि, उन्होंने इनको उपाधि दी है काल भोज को। किसकी? बप्पा रावल की। तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है। अब ये एक बार वापस देखेंगे कि गोहिल वंश, और गोहिल वंश की स्थापना की है गुहादित्य ने 566 ईस्वी में। गोहिल वंश के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो काल भोज माने जाते हैं। और काल भोज की उपाधि है जो इनके गुरु हारित ऋषि ने दी है, और बप्पा रावल की उपाधि दी है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, आप पढ़ते होंगे कि मेवाड़ राजवंश में गोहिलों की ही दो शाखाएं, जो एक तो रावल शाखा और एक राणा शाखा, ये दो शाखाएं हैं। इन दोनों शाखाओं ने मेवाड़ पर शासन किया। तो ये दोनों शाखाएं एक ही हैं या अलग अलग हैं, इनको भी देख लेते हैं, जिससे हमारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप जानते ही हैं कि मेवाड़ में गोहिल वंश की जो वास्तविक स्थापना की है वो किसने की है? बप्पा रावल ने, काल भोज ने। ठीक है। तो काल भोज जिसे हम क्या कहते हैं? बप्पा रावल। और इन्होंने स्थापना कहाँ की? तो नागदा में की। कहाँ? नागदा। और नागदा वर्तमान में कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है। और नागदा में की, और कब की? 634 से 753 ईस्वी में। ठीक है। अब नागदा पर शासन कर रहे हैं बप्पा रावल। ठीक है। अब
बप्पा रावल की ही वंशावली में 12वीं शताब्दी के आसपास एक राजा होते हैं रण सिंह। कौन? रण सिंह। रण सिंह 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, ठीक है। रण सिंह के 2 पुत्र हैं। रण सिंह के कितने बिट्टू हैं? 2। एक तो है श्याम सिंह और दूसरे पुत्र हैं राहप। राहप इनके छोटे पुत्र हैं रण सिंह के, और श्याम सिंह बड़े पुत्र हैं रण सिंह के, ठीक है। अब चूंकि रण सिंह के बड़े पुत्र कौन है? श्याम सिंह, इसलिए नागदा के अगले शासक कौन बनेंगे? श्याम सिंह। और नागदा के अगले शासक श्याम सिंह बन गए, जिससे नाराज हो गए कौन? राहप। और राहप चले गए सिसोदा। कहाँ चले गए? सिसोदा। सिसोदा गांव चले गए और सिसोदा में एक नई ब्रांच, एक नई शाखा खोल ली और एक नई शाखा की स्थापना कर दी सिसोदा में। और नई जो इनकी शाखा कहलाती है वो शाखा कहलाई राणा शाखा। कौन सी शाखा? राणा शाखा। जो सिसोदिया में, सिसोदिया के जो सरदार हैं, जो राहब के जो वंशज हैं, वो अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? तो राणा लगाते हैं। जैसे राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, तो ये अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? राणा, ठीक है। अब इधर श्याम सिंह, और श्याम सिंह कहाँ है? नागदा में है। कहाँ है? नागदा में है, ठीक है। ये सोचते हैं कि यार अपने छोटे भाई ने भी एक नई शाखा की स्थापना कर दी, राणा शाखा, मैं भी नई ब्रांच खोल लूँ, ठीक है। तो इन्होंने भी एक नई शाखा की स्थापना की। कहाँ? नागदा में। और इन्होंने सोचा कि यार मैं अपनी शाखा का नाम क्या रखूं? तो इन्होंने सोचा कि यार अपने जो वंश के, नागदा में जो गोहिल वंश की स्थापना करने वाले हैं बप्पा रावल, अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? बप्पा रावल, रावल उपाधि लगाते हैं। तो मैं भी अपनी कौन सी शाखा खोलूंगा? रावल शाखा। तो इन्होंने अपनी शाखा का नाम क्या रखा? रावल शाखा, ठीक है। तो श्याम सिंह के जो वंशज हैं वो अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? रावल लगाते हैं। जिस प्रकार रावल श्याम सिंह, रावल रतन सिंह, रावल समर सिंह, इस प्रकार से नाम के आगे क्या लगाएंगे? रावल, ठीक है। अब इधर श्याम सिंह, और श्याम सिंह के 2 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र है सामंत सिंह, सामंत सिंह, और सामंत सिंह, और दूसरा पुत्र है कुमार सिंह, कुमार सिंह, ठीक है। बड़े पुत्र सामंत सिंह है, इसलिए जो नागदा में जो अगले शासक बने वो बने सामंत सिंह, ठीक है। अब सामंत सिंह अगले शासक बन गए और सामंत सिंह का विवाह होता है, और विवाह होता है अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज। इधर अजमेर में शासन किसका है? अजमेर में पृथ्वीराज, पृथ्वीराज और पृथ्वीराज द्वितीय। और इनकी एक बहन है, और बहन है बहन पृथ्वीबाई, पृथ्वीबाई, ठीक है। अब पृथ्वीबाई, और पृथ्वीबाई बहन है किसकी? पृथ्वीराज द्वितीय की, ठीक है। पृथ्वीबाई का विवाह करवाया है पृथ्वीराज ने किसके साथ? सामंत सिंह के साथ। तो पृथ्वीबाई का विवाह हो गया किसके साथ? सामंत सिंह के साथ। लेकिन जो पृथ्वीबाई है ना, इस पृथ्वीबाई से विवाह कौन करना चाहता था? तो इनसे विवाह करना चाहता था नाडोल का कीर्तिपाल। नाडोल, और नाडोल कहाँ था? पाली में। तो नाडोल पाली का कीर्तिपाल, कीर्तिपाल, ये वही कीर्तिपाल है जिसने जालौर में चौहान वंश की स्थापना की। सोनगरा चौहानों की स्थापना करने वाला कौन है?
तो कीर्तिपाल है। ठीक है, अब इन पृथ्वीबाई से विवाह करना चाहता है कीर्तिपाल, लेकिन विवाह किससे हो गया? सामंत सिंह से। इसी कारण कीर्तिपाल नाराज होता है और यह आक्रमण करता है किस पर? सामंत सिंह पर। कब आक्रमण करता है? 1177 ईस्वी में। क्या किया है इसने? आक्रमण किया है। ठीक है, और आक्रमण कर सामंत सिंह को यहाँ से खदेड़ दिया और परिणाम स्वरूप सामंत सिंह कहाँ चले गए? तो सामंत सिंह चले गए डूंगरपुर। कहाँ? डूंगरपुर। और डूंगरपुर में गोहिल वंश की स्थापना कर दी। तो डूंगरपुर में गोहिल वंश की स्थापना, गोहिल वंश की स्थापना। तो डूंगरपुर में गोहिल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सामंत सिंह। डूंगरपुर में पहले किसका शासन था? तो परमार राजाओं का। तो परमारों को पराजित कर सामंत सिंह ने डूंगरपुर में गोहिल वंश की स्थापना की है। और स्थापना कब की है? तो स्थापना की है 1178 ईस्वी में। कब की है? 1178 ईस्वी में। अब सामंत सिंह कहाँ चले गए? डूंगरपुर। ठीक है, और नागदा पर अधिकार हो गया किसका? कीर्तिपाल का। लेकिन ये कुमार सिंह को अच्छा नहीं लगता है और कुमार सिंह आक्रमण करता है किस पर? कीर्तिपाल पर। और आक्रमण करते हैं कब? 1179 में। ठीक है, और कुमार सिंह कीर्तिपाल पर 1179 में आक्रमण करके कीर्तिपाल को कर देते हैं पराजित। ठीक है, और वापस नागदा पर अधिकार कर लेते हैं कौन? कुमार सिंह। ठीक है, तो वापस अधिकार हो गया किसका? कुमार सिंह का। यहां तक एक बार वापस देखेंगे। ठीक है, कालभोज बप्पा रावल ने नागदा में गोहिल वंश की स्थापना की 634 से 753 ईस्वी में। इन्हीं के वंशज जो 12वीं शताब्दी के शासक हैं वह है रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र हुए, सैम सिंह और राहब। सैम सिंह बड़े पुत्र हैं, इसी कारण नागदा के अगले शासक सैम सिंह बने, जिससे नाराज हो गए राहब, और राहब चले गए सिसोदा, और सिसोदा में नई शाखा की स्थापना कर दी, राणा शाखा। ठीक है, और इन्हीं के जो वंशज है राहब के वो राणा कहलाए हैं। इधर सैम सिंह ने भी अपनी नई शाखा की स्थापना कर दी, रावल शाखा, और अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? रावल। तो इनके जो वंशज हैं वो अपने नाम के आगे रावल लगाते हैं और रावल शाखा कहलाती है इनकी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गोहिल वंश की जो रावल शाखा है इसके संस्थापक कौन हैं? तो सैम सिंह। और सिसोदा में जो राणा शाखा है उसके संस्थापक कौन हैं? तो राहब। ये याद रखेंगे। ठीक है, अब सैम सिंह और सैम सिंह के दो पुत्र हैं, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह शासक बने और सामंत सिंह का विवाह हुआ अजमेर के पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से, जिसे विवाह करना चाहता था नाडोल पालिका कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल ने आक्रमण किया सामंत सिंह पर और सामंत सिंह को यहाँ से खदेड़ दिया। परिणाम स्वरूप सामंत सिंह डूंगरपुर आ गए और डूंगरपुर में परमारों को पराजित कर 1178 ईस्वी में डूंगरपुर में गोहिल वंश की स्थापना करते हैं कौन? सामंत सिंह। तो डूंगरपुर में गोहिल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सामंत सिंह। फिर नागदा पर अधिकार हो गया कीर्तिपाल का, और कीर्तिपाल का अधिकार है नागदा पर, इसी कारण कुमार सिंह ने आक्रमण किया 1179 ईस्वी में और कीर्तिपाल को पराजित कर नागदा पर पुनः अधिकार कर लिया किसने? कुमार सिंह ने। तो वापस नागदा पर अधिकार हो गया किसका? कुमार सिंह का। कुमार सिंह के बाद में इनके पुत्र शासक बनते हैं, और पुत्र का नाम है पदम सिंह। कौन शासक बनते हैं? पदम सिंह। तो कुमार सिंह के पुत्र हैं पदम सिंह। पदम सिंह के पुत्र हैं जैत्र सिंह के पुत्र हैं तेज सिंह,
तेज सिंह के पुत्र हैं समर सिंह, समर सिंह है। हाँ, समर सिंह के पुत्र हैं रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह है। ठीक है। ये जो समर सिंह है, समर सिंह के एक पुत्र और हैं। समर सिंह के दो पुत्र थे, एक तो रावल रतन सिंह और एक पुत्र था कुंभकर्ण। दूसरा पुत्र कौन था? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ज़्यादा सोता होगा इसलिए नाम क्या है? कुंभकर्ण। ये जो कुंभकर्ण है वो नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करता है। कौन? कुंभकर्ण। किसका पुत्र है? समर सिंह का। होता क्या है कि समर सिंह के बड़े पुत्र कौन है? रतन सिंह। तो जो मेवाड़ है, जो चित्तौड़ है, वो चित्तौड़ के अगले शासक कौन बन गए? रतन सिंह। परिणाम स्वरूप ये जो कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण अपने पिता से आशीर्वाद लेकर कहाँ चले जाते हैं? नेपाल, और नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। एक बात नोटिस की होगी आपने कि मैंने रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम लिया है। क्यों? क्योंकि ये तो नागदा पर शासन कर रहे हैं, लेकिन जैत्र सिंह के समय आक्रमण होता है किसका? इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश का आक्रमण होता है 1227 ईस्वी में। तब जो इल्तुतमिश है वो नागदा को नष्ट कर देता है, और परिणाम स्वरूप जो जैत्र सिंह है, जैत्र सिंह चित्तौड़गढ़ को अपनी नई राजधानी बनाते हैं। इसी कारण जैत्र सिंह के समय से ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर इनका अधिकार है। ये शासन कहाँ कर रहे हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। ठीक है। अब बात करें जो रावल शाखा है, रावल शाखा में कुल कितने शासक हुए? तो जो गुहिलों की जो रावल शाखा है इसमें कुल 8 शासक हुए। कौन कौन से? इधर सैम सिंह, सामंत सिंह, कुमार सिंह, 3 हो गए। पदम, जैत्र, तेज, समर और रतन सिंह, ये कुल 8 शासक हैं जिन्होंने गुहिल वंश की जो रावल शाखा है इनमें शासन किया। ठीक है। रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, और अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लेता है। परिणाम स्वरूप रतन सिंह गोरा बादल केसरिया करते हैं, और रानी पद्मिनी और नागमती के नेतृत्व में जौहर होता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का साका होता है 1303 ईस्वी में। तब से ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर या मेवाड़ पर किसका अधिकार है? अलाउद्दीन खिलजी का। अब यहां तक समझ में आया? मिटा दे। अब मेवाड़ पर अधिकार किसका है? तो मेवाड़ पर अधिकार है अलाउद्दीन खिलजी का। मेवाड़ पर अधिकार है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही चित्तौड़गढ़ जीता, तो जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका प्रशासक नियुक्त किया। और प्रशासक किससे नियुक्त किया? तो प्रशासक नियुक्त किया अपने पुत्र खिज्र खां को। किसको? खिज्र खां को। और खिज्र खां को यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया, और खिज्र खां के नाम पे ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम परिवर्तित कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रखा? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम रखा खिजराबाद। क्या रखा? खिजराबाद। ठीक है। अब खिजराबाद पर अधिकार है खिज्र खां का। अब याद करो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग जीत लिया था। ठीक है। और जालौर दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया था हमीर देव। जालौर दुर्ग के जो प्रशासक है उसे नियुक्त किया था कानड़ देव, और कानड़ देव के जो भाई हैं मुछाला मालदेव, उनको जालौर का प्रशासक नियुक्त किया 1311 ईस्वी में। तब जो खिज्र खां है ये चला जाता है दिल्ली, और मुछाला मालदेव को ही 1311 ईस्वी में ही जो खिजराबाद है इसका प्रशासक भी नियुक्त करके जाता है। कौन? खिज्र खां। अब खिजराबाद और खिजराबाद पर 1311 ईस्वी
में प्रशासक कौन बन जाता है? तो मूछाला मालदेव। कौन? मूछाला मालदेव। और मूछाला मालदेव कौन है? तो मूछाला मालदेव है कानड़ देव के भाई। ठीक है। खिज्र खां, और खिज्र खां कब तक चित्तौड़ पर अधिकार रखता है? तो ये 1303 से 1311 ईस्वी तक। ठीक है। फिर जालोर दुर्ग जीतने के बाद में जो जालोर के जो प्रशासक नियुक्त किए थे मूछाला मालदेव को, इन मूछाला मालदेव को ही जो चित्तौड़गढ़ है इसका प्रशासक भी नियुक्त करके खिज्र खां कहाँ चला गया? दिल्ली। अब मूछाला मालदेव और मूछाला मालदेव जो अधिकार रखता है वो अधिकार रखता है 1311 से 1321 ईस्वी तक। ठीक है। फिर मूछाला मालदेव का पुत्र शासक बनता है जैसा। कौन? जैसा। पुत्र का नाम क्या है? जैसा। और जैसा का शासन रहता है 1321 से 1326 ईस्वी तक। ठीक है। अब 1326 ईस्वी तक जैसा का शासन रहता है। और फिर याद करो इधर राहब ने सिसोदा में राणा शाखा की स्थापना की। इस राहब के ही वंशज हैं एक, और वंशज का नाम है राणा हम्मीर। क्या नाम है? राणा हम्मीर। ठीक है। और राणा हम्मीर ने आक्रमण किया किस पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, जैसा पर। ठीक है। और कब किया? 1326 ईस्वी में। ठीक है। और 1326 में आक्रमण कर इस जैसा को कर दिया पराजित, और चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया किसने? राणा हम्मीर ने। ठीक है। तो वापस गुहिल वंश की ही एक नई शाखा जो राणा शाखा है, इस राणा शाखा का आधिपत्य हो जाता है किस पर? चित्तौड़गढ़ पर। और वापस गुहिल वंश की एक शाखा का शासन चलता है किस पर? चित्तौड़ पर। तो अब जो चित्तौड़ पर जो शासन करेंगे वो राहब के वंशज शासन करेंगे, और राहब के वंशज होने के कारण ये इनका जो वंश कहलाता है वो राणा कहलाता है। ठीक है। तो अपने नाम के आगे ही अब क्या लगाएंगे? राणा लगाएंगे। क्योंकि जो राहब है वो सिसोदा गांव से थे, इसी कारण इनका जो वंश कहलाया आगे वो सिसोदिया वंश कहलाया। और सिसोदिया वंश में शासन करने वाले जितने भी राजा हैं अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? राणा लगाते हैं। ठीक है। फिर राहब के वंशज है कौन? राणा हम्मीर। और राणा हम्मीर का शासन चल रहा है अब चित्तौड़गढ़ पर। राणा हम्मीर के बाद में अगले शासक कौन बनते हैं वो आगे देखते हैं, पहले एक बार इसको वापस देखते हैं। ठीक है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर रावल रत्न सिंह को पराजित कर देता है। परिणाम स्वरूप चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रशासक नियुक्त करता है। वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम परिवर्तित कर अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख देता है। अब खिजराबाद पर अधिकार है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपना प्रशासक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया है अपने पुत्र खिज्र खां को। ठीक है। अब खिजराबाद पर अधिकार है किसका? खिज्र खां का। और खिज्र खां चूंकि खिज्र खां अधिकार रखता है चित्तौड़ पर 1303 से 1311 ईस्वी तक। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग जीत लिया, कानड़ देव को पराजित किया। परिणाम स्वरूप जालोर दुर्ग का साका होता है। ठीक है। और जालोर दुर्ग को 1311 ईस्वी में जीत कर जालोर दुर्ग का जो प्रशासक है वो कानड़ देव के भाई मूछाला मालदेव को बनाते हैं। और मूछाला मालदेव को ही 1311 ईस्वी में खिज्र खां चित्तौड़गढ़ का भी प्रशासक नियुक्त करके खिज्र खां चला जाता है दिल्ली। और अब 1311 ईस्वी में अधिकार है किसका? मूछाला मालदेव का चित्तौड़गढ़ पर। फिर मूछाला मालदेव
1311 से 1321 ईस्वी तक चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त रहता है। फिर मुछला मालदेव के बाद इसका पुत्र जैसा 1321 से 1326 ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शासन करता है। और फिर जो राहप है, राहप के ही वंशज राणा हम्मीर, और राणा हम्मीर ने आक्रमण किया 1326 ईस्वी में जैसा पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, और जैसा को पराजित कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया किसने? राणा हम्मीर ने। और राणा हम्मीर राहप के ही वंशज माने जाते हैं। चूँकि राहप सिसोदा गांव में रहते थे, सिसोदा गांव में शासन किया था इन्होंने, इसी कारण इनका जो राणा हम्मीर का जो आगे जो शासन चलेगा वो सिसोदिया, इनका जो वंश है वो सिसोदिया वंश कहलाता है। और अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? राणा लगाते हैं। ठीक है। अब राणा हम्मीर, और राणा हम्मीर का अधिकार हो गया 1326 ईस्वी में किस पर? चित्तौड़गढ़ पर। ठीक है। रावल शाखा में कुल कितने शासक हैं? 8 शासक हैं। और जो राणा शाखा है वो राणा शाखा में कुल 33 राजा हुए। कितने राजा हुए? 33। 33 कहाँ से कहाँ तक? तो राणा हम्मीर से लेकर अपने राजस्थान में एकीकरण समय तक है। कितने शासक हैं टोटल? 33 राजा है। ठीक है। तो अगला कौन सा वंश है? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश है, और सिसोदिया वंश के संस्थापक माने थे राणा हम्मीर। हम्मीर के पुत्र हैं खेता, खेता के लाखा, लाखा के मोकल, राणा मोकल, मोकल के कुंभा, कुंभा के उदा। कुंभा की हत्या कर दी किसने? उदा ने। उदा के रायमल, रायमल के सांगा या संग्राम सिंह। सांगा के पुत्र हैं रतन सिंह, रतन सिंह। ये जो सांगा है, इस सांगा के 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 4 बिट्टू हैं। पहले बिट्टू हैं भोजराज। कौन है? भोजराज। दूसरे बिट्टू हैं रतन सिंह, रतन सिंह। और तीसरे पुत्र हैं विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। चौथे पुत्र हैं उदय सिंह, उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी। ठीक है। भोजराज, और भोजराज किसके पति हैं? मीराबाई के। तो पति हैं ये किसके? मीराबाई के। तो मीराबाई के पति माने जाते हैं कौन? भोजराज। ये जो भोजराज है, भोजराज की मृत्यु राणा सांगा से पहले ही हो गई थी, तो भोजराज की तो मृत्यु हो गई। फिर संग्राम सिंह या सांगा, सांगा के बाद में अगले बड़े पुत्र कौन है? रतन सिंह, अगले शासक बनते हैं रतन सिंह। रतन सिंह की भी हत्या कर दी गई थी, इसी कारण रतन सिंह के बाद में अगले शासक बने विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की हत्या कर दी किसने? बनवीर ने। तो अगले शासक कौन बन गए? बनवीर, बनवीर। बनवीर दासी पुत्र हैं। ठीक है। और बनवीर को पराजित कर उदय सिंह अगले शासक बनते हैं। तो अगले शासक कौन है? उदय सिंह। ठीक है। इनको मिटा देते हैं, उदय सिंह। और उदय सिंह के बाद आप जानते ही हैं कौन बने शासक? महाराणा प्रताप। कौन? महाराणा प्रताप। तो राणा
प्रताप, और राणा प्रताप के बाद अमर सिंह, अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह के कर्ण सिंह, कर्ण सिंह के जगत सिंह, जगत सिंह के राज सिंह, राज सिंह के राय सिंह, राय सिंह के अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह के संग्राम सिंह, संग्राम सिंह, संग्राम सिंह के जगत सिंह, जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह के प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह सेकंड, प्रताप सिंह के राज सिंह, राज सिंह द्वितीय, राज सिंह के हरि सिंह, हरि सिंह, हरि सिंह के हम्मीर सेकंड, राणा हम्मीर सेकंड, हम्मीर के भीम सिंह, भीम सिंह के जवान सिंह, जवान सिंह, जवान सिंह के सरदार सिंह, सरदार सिंह के स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह जो 1857 की क्रांति के समय थे, तो 1857 के समय कौन थे? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के बाद शंभू सिंह, शंभू सिंह, शंभू सिंह के बाद सज्जन सिंह, सज्जन सिंह, सज्जन सिंह के बाद फतेह सिंह, फतेह सिंह, और फतेह सिंह, और फतेह सिंह के बाद भोपाल सिंह, भोपाल सिंह। ठीक है। और भोपाल सिंह कब थे? एकीकरण के समय 1948 में उदयपुर का विलय कर दिया था तीसरे चरण में। ठीक है। तो ये कुल 33 राजा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो कुल जो सिसोदिया वंश है इसमें कुल शासक कितने हैं? 33 शासक हैं। ठीक है। इनकी वंशावली अभी भी चली आ रही है, लेकिन इतिहास में हम राणा हम्मीर से लेकर राणा भोपाल सिंह तक ही पढ़ते हैं हम।